हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। बालको, ये चैप्टर अगर आपके पास टीआर जैन है या कोई और पुस्तक है तो हो सकता है आने वाले 2-3 चैप्टर का मिक्सचर हो। देखो, इसके बाद डायरेक्टली इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 आएंगे, तो उससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो सब इसके अंदर कवर हो गए हैं। अगर आपने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में होंगे। तो आपकी सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए हमारी हेल्प बुक आ चुकी है फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर मैक्रो एंड ऑल्सो फॉर बिजनेस स्टडीज। अब तो हम साथ में चार्ट भी दे रहे हैं, तो अगर जिन्होंने नहीं ली है ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिन्होंने ली है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुकी है, पर उसको और बेहतर तरीके से सॉर्ट करने के लिए किताब खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब तक हमने पढ़ लिया कि हम जो है ना आजाद हो गए। आजादी के समय हमारी कंडीशन क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ये सब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। आज अपन बात करते हैं कि आजाद होने के बाद यानी करीब 1948-49 के आसपास, जब हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हो चुका था, तब जो लीडर्स थे उन्होंने क्या चूज किया और आज हम जैसे हैं, जिस भी हालत में हैं, वो क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी की। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। सबसे पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें बिजनेसमैन सबसे ऊपर होता है। इसमें बिजनेसमैन सबसे ऊपर होता है। यहां पर प्राइस किसी भी चीज का अगर डिसाइड करना है तो मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले करती हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी। जिस चीज की डिमांड ज्यादा उसकी प्राइस भी महंगी होती जाएगी, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती है। यहां पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम हो जाता है। तो जब हम आजाद हुए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आया कि यार एक काम करते, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाते हैं, यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी बना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो प्रॉफिट के लालच में बहुत स्पीड में ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़े। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा देश जो कि भारत है, वो अभी पैदा हुआ था 1950 के आसपास। हम लोग अभी तो आजाद हुए हैं यार। एक नए नवेले बच्चे को जिसको चलना भी नहीं आता, आप बोलो कि प्रॉफिट कमा अकेला, तो वो नुकसान का काम हो जाए। वो ना तो बैठना सीख पाएगा, ना चलना सीख पाएगा, ना ही दौड़ना सीख पाएगा। वो प्रॉफिट के लालच में कहीं ना कहीं फंस जाए। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हमने चूज नहीं किया। सेकेंड प्रकार की इकोनॉमी जो चलती है वो है आपकी सोसाइटल इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का बिल्कुल अपोजिट। ये वो इकोनॉमी है जिसमें कंप्लीटली गवर्नमेंट ओरिएंटेशन चलता है, यानी सब कुछ सरकार चलाएगी, कोई भी प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यानी कि जैसे आज हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, सारी चीजें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। जब भारत में इस प्रकार की इकोनॉमी को लगाने की बात चली, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या है, गवर्नमेंट खुद ही स्टेबल नहीं है। 1950 के आसपास हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्टेबल तो थी नहीं। हम लोग तो अभी अभी पैदा हुए थे। देश के लीडर्स जो थे वो अभी अभी अपने आप को लीडर समझने लगे थे। तो अगर हमने उनके कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी तो कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी चाल चलने से पहले हम फंस जाएंगे। क्या होता है, अगर बाजार में कंपटीशन नहीं हो तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम तेज भाग रहे हैं या धीरे भाग रहे हैं। इसलिए हमने इस सोसाइटल इकोनॉमी को भी मना कर दिया, जिसको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। फिर आई तीसरी इकोनॉमी जो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके 2 पिलर होते हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट। एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट। जैसे कि आज हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रतीक है। यहां पर गवर्नमेंट हमेशा एक अपर हैंड में रहती है ना, हमेशा इसका एक अपर हैंड होता है। यानी कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसको कितना मिलेगा, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
ये करने का कार्य हमेशा सरकार का ही होता है। आज हम देखते हैं बजट वगैरह कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ करनी है, किस सेक्टर में कम ग्रोथ करनी है, किस सेक्टर में ज्यादा फंड एलोकेट किया जाएगा, किस सेक्टर में कम फंड एलोकेट किया जाएगा। ये काम सरकार करेगी, पर हाँ, चलेंगे दोनों परस्पर। और यही इकोनॉमी थी जो भारत देश ने चूज करी। और आज हम जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, भैया इसी इकोनॉमी की वजह से आज भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। हमारे साथ जो चाइना रिपब्लिक हुआ, उसने बोला भैया हम तो कंप्लीटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड चलेंगे। उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं चलेंगे, भैया हम तो कंप्लीट सरकार के हाथों में ही देंगे। और आगे चल के वो शायद सक्सेसफुल हमसे ज्यादा हो गए, बट उनके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो आपको इस किताब के आखिरी चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। पर अभी तो कहानी ये है कि हम जैसे भी हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर चल रहे हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये दोनों सेक्टर काम करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं। बट सरकार जो है वो थोड़ा से अपर हैंड रखती है, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कितने मिलेंगे ये हमारी सरकार डिसाइड करती है। तो 1950 के आसपास हमने डिसाइड कर लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ही चलाना है। और फिर गठन हुआ हमारी प्लानिंग कमीशन। किसका गठन हुआ? प्लानिंग कमीशन, जिसको आज हम लोग नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है ये नीति आयोग? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एट द चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश को कैसे आगे लेके जाना है इसका पूरा का पूरा रोड मैप बनाएगी, यानी कि इसका पूरा का पूरा प्लान बनाएगी। ये 1950 मार्च में इसका गठन हो गया था। और इसने बनते ही डिसाइड किया कि हम 5 ईयर प्लान पॉलिसी पे काम करें। सरकार भी 5 साल के हिसाब से चल रही है, और हम जो है पंचवर्षीय योजना के हिसाब से हमारे देश का विकास करें। पंचवर्षीय योजना क्या है सर? अरे पंचवर्षीय योजना का मतलब हम 5-5 साल के टारगेट रखेंगे। 1951 में हमारा टारगेट शुरू होगा। हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो चली 1951 से लेकर 56 तक। तो ये 51 में हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमें आने वाले 5 साल किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और फिर पूरे के पूरे 5 साल जो है हम उस पर लग जाएंगे। जब 5 साल खत्म होंगे तो देखेंगे कि हमने जो 5 साल में सोचा था क्या वो पूरा हुआ। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगले बार कोई और टारगेट रखेंगे। और अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या कमी रह गई, इसको देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी प्लानिंग कमीशन ने मार्च 1950 में बनके हमारे देश को डेवलप करने की रूपरेखा आगे बनाई है। अगर हम बात करें जो ये प्लानिंग कमीशन ने डेवलपमेंट की बात की है, ये डेवलपमेंट का मतलब क्या है और ये इकोनॉमिक प्लानिंग कहते किसको? तो देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स। हमारे देश के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना। देश के रिसोर्सेस भैया देश का पैसा, देश के लोग, इनका इस्तेमाल करना किस तरीके से? इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, अलग अलग विकास की एक्टिविटी में, इन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब जैसी हमारे देश को जरूरत है उस हिसाब से देश के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना ताकि विकास हो, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। जब हमारे ये नीति आयोग बन गया, जो पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, उसने कहा कि चलो हम विकास करना शुरू करते हैं। और इन्होंने पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च कर दिया। भारत का पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर के 1956 तक चला। और इसने इस प्लानिंग कमीशन के पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट को पास कर दिया भैया। देखिए, इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑन 1 अप्रैल 1951 फॉर द पीरियड 1951 टू 56। अगर आज तक की बात करें तो आज तक हम लोगों ने 12 5 ईयर प्लान पूरे किए हैं। बीच में कभी नहीं चलाया, बीच में एक बार सिंगल ईयर एनुअलिटी प्लान भी हम लोगों ने करा। और जो आखिरी 5 ईयर प्लान था 12th वाला, वो हुआ 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक। फिर इसको रद्द कर दिया गया कि बोले नहीं, अब हमें ये पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम आगे ये 5 ईयर प्लान कॉन्सेप्ट नहीं लेके चले। फिर 2017 के बाद हमारा कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया। तो आपके अगर कहीं आ जाता है कि भारत के कितने 5 ईयर प्लान हुए, तो जनाब 12 5 ईयर प्लान हुए। आखिरी 5 ईयर प्लान क्या था या कब से था? तो आखिरी 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो 5 ईयर प्लान है उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड काम करते हैं। तो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका मेन गोल क्या था? उसका मेन गोल था एग्रीकल्चर।
भैया ये तो सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर साहब हम तो काम ही नहीं कर सकते। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन, टू बी प्रिसाइज 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो सबसे पहला काम या सबसे पहला जो प्लान था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट। क्यों बूस्ट करना इसको समझते हैं, पर उससे पहले ये जान लो कि हम जो भी 5 ईयर प्लान बना रहे थे उनका मेन गोल क्या है। तो दो प्रकार के गोल होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल मतलब लंबे समय का, कि आने वाले 25 सालों में हम क्या चाहते हैं, आने वाले 30 सालों में हम क्या चाहते हैं। हम अच्छे स्कूल में गए हैं ताकि हम क्या चाह रहे हैं कि लाइफ बेहतर हो जाए, यह है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, इस क्लास में अच्छे परसेंटेज लाने। सिमिलरली अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो भैया इस 5 ईयर प्लान में, इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, ये हुआ शॉर्ट टर्म गोल। और एक है कि भैया ये पंचवर्षीय योजना जो चला रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम हर 5 साल में ये काम करें। तो हमारी सरकार ने बताया कि ये 5 ईयर प्लान लाने के पीछे हमारे 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिनको कई किताबों में शॉर्ट में जेम्स एफ कहते हैं, GEMS और एफ। ये कौन से हैं 5, एक एक करके इनके नाम देखिए। कुछ किताब में 4 लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे 5 बता रहे हैं क्योंकि मेनली आपको 5 ही पढ़े। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये 5 5 ईयर प्लान के गोल। देखिए ये ऑब्जेक्टिव हैं, यानी किसी एक प्लान के गोल नहीं, ऐसा नहीं 1951 से 56 का गोल है। ये है कि भैया आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो आने वाले 50 सालों में हमारी सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ करने का मतलब हमारे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अच्छे स्केल पर बढ़ाना और लगातार उसको बढ़ाते रहना। पहला क्या हुआ कि हमें सर इकोनॉमिक ग्रोथ कर, एक बार ग्रोथ आ जाएगी तो उसके साथ हमें जो दूसरा काम करना है वो है मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न बन। अब यहां मॉडर्न दो एस्पेक्ट में आप बन पाएंगे। पहला एस्पेक्ट होगा कि भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही थी, बहुत पुरानी प्रथा, जैसे सती प्रथा हो गई। ठीक है कि भैया अगर कोई मर जाएगा तो उसकी जो पत्नी होगी उसको भी जला दिया जाए। ऐसी कुछ और प्रथाएं भी थी, जैसे लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये सारी प्रथाओं को खत्म करना भी मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता है, और साथ साथ में मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि हम विकास के लिए आगे बढ़ जाए, ये भी मॉडर्नाइजेशन में आता है। तो हमारी पंचवर्षीय योजना का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था मॉडर्न होना, पुरानी प्रथाओं को भी खत्म करना और साथ साथ में आने वाली टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना। तीसरा गोल था फुल एम्प्लॉय, पूर्ण रोजगार। देखिए ये गोल अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी हम पूर्ण रोजगार पे नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हम सब जानते हैं, पूर्ण रोजगार यानी सबको नौकरियां मिल जाए। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। ये दोनों बातें अलग है। फर्ज कीजिए कि मैं नौकरी करने के काबिल हूं, पर मैं कह रहा हूं भैया मैं तो तभी नौकरी करूंगा जब आप मुझे 1 करोड़ रुपए महीना दोगे और मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल। तो सरकार क्या बोलेगी, भैया आपको रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भाड़ में जाओ। यहां सरकार बोलेगी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार से हमारा मतलब है जो व्यक्ति काम करना चाहता है, द पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, कर सकता है। देखो यहां पर विलिंग एंड एबल टू वर्क, कहां पर, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी जो आपको मिले, जो पैसा आपको मिलेगा, जो वेज रेट चल रही है, जो मेहनताना चल रहा है, उस मेहनताने पे अगर आप काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो हम आपको नौकरी दे देंगे। हम इतनी शक्ति रखते हैं, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉय। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति को देंगे। भाई जो काम ही नहीं करना चाहता उसको क्यों दूंगा मैं नौकरी। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारी सरकार ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि जो भी व्यक्ति काम कर सकता है, करना चाहता है, गिवन वेज रेट पे हम उसको नौकरी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम जो कुछ भी हर 5 साल में बनाएंगे उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा लोगों को अच्छी नौकरी प्रोवाइड कराना। ठीक है, चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भैया चौथा ऑब्जेक्टिव था हमारा इक्विटी, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भैया गरीब ज्यादा गरीब ना रहे, अमीर ज्यादा अमीर ना बन जाए, इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो जाए। इसलिए हमारी सरकार सब्सिडी लेकर आई, इससे हमारी सरकार राशन शॉप लेकर आई, वो होती है ना भाई 2 रुपए में इतना, 3 रुपए में इतना, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को सस्ते मिल जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इनकम के बीच में ना हो। पर इसमें ज्यादा सक्सेसफुल हमारी सरकार रही नहीं, ठीक है। और पांचवा था सेल्फ रिलायंस, जिसको आज की भाषा में बोला जाता है आत्मनिर्भर भारत। है सर, ये तो अभी आया था ना? नहीं बेटा, अभी नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने चल रहा है। 1950 में जब हमने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट रखा, तभी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, कि हम जो है पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट होंगे, किसी भी इंटरनेशनल फोर्स को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाए। पर मोदी जी ने आगे बोला है सेल्फ रिलायंस जो है इतना इमोशनल नहीं लग रहा है, तो लेट्स चेंज द नेम टू आत्मनिर्भर, और आज से हम इनको आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो ये 5 ऑब्जेक्टिव थे, मैं एक बार वापस से दोहरा देता हूं। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सेकंड था मॉडर्नाइज होना, थर्ड था फुल एम्प्लॉयमेंट लाना, चौथा था इक्विटी, और पांचवा था सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव लेकर हमने कहा चलिए अब एक एक प्लान बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया कुछ भी करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाइए और एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को पक्का कीजिए। सवाल उठता है हमारे सामने, क्यों कीजिए? वाई वी नीड एग्रीकल्चर सेक्टर? तो भैया इसका सिंपल सा रीजन था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। भारत देश में उस समय 72% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रोजगार ले रही थी। तो अगर हमें कहीं पे रोजगार को पक्का करना था तो वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमारी सरकार ने सबसे पहले उसी पर अपना हथौड़ा चलाया कि चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये देखा कि रोजगार है तो चलो एग्रीकल्चर सेक्टर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों था सर इंपॉर्टेंट? चलिए देखते हैं एक एक करके। व्हाट आर द रीजन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? सबसे पहले सर जीडीपी में बहुत बड़ा आउटपुट देता। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में ठीक ठाक आउटपुट देता है, पर उस समय हमारा आउटपुट डबल नंबर से भी ज्यादा था, मतलब बहुत बढ़िया आउटपुट जो है हम दे रहे थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर रोजगार भी सबसे ज्यादा दे रहा है, साथ साथ में प्रोडक्शन भी दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। और हम तो भैया कौन थे? हम मसालों के व्यापारी। भारत देश के स्पाइसेस तो दुनिया भर में जाने जाते, तो वो एक्सपोर्ट यूनिट भी बन रही थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा था, इसलिए उसको बढ़ाना जरूरी था। ये हमें खाने का सामान दे रहा, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले देखना जरूरी। देखो क्या होता है, जब भी एक नया बच्चा होता है ना, एक नया बच्चा अगर आपके जीवन में आए तो थोड़े समय बाद उसको खाना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में चाहिए, पहले उसको खाना चाहिए। अगर सही खाना होगा तो वो सही तरीके से बढ़ेगा, और सही तरीके से बढ़ेगा तो विकास भी करेगा। वही कॉन्सेप्ट देश में चलता है। अभी अभी देश आजाद हुआ है, तो देश के लोगों को पहले चाहिए बेहतर खाना, वो सिक्योर कर लो। आपको जान के खुशी होगी कि भारत एक ऐसे देश में आता है जो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है खाने के मामले में। हमें अगर कहीं से खाना ना मिले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फार्मर, हमारे किसान इतने समृद्ध है कि वो जितना खाना बनाते हैं उससे पूरा देश चल जाएगा, हम बाहर भी बेच देंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले देखना जरूरी था, क्योंकि वो हमें फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रहा है। फूड ग्रेन के साथ साथ वो हमें रोजगार प्रोवाइड करा। जैसे अभी हमने देखा कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से रोजगार ले रही थी। तो आजाद होने के बाद हम नई जगह जाएं, इससे बेहतर है कि पुरानी जगह सिक्योर करें, है ना? क्या होता है जब भी हम कोई नई चीज करते हैं, वो कहते हैं ना, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। वही कॉन्सेप्ट है कि भैया आपके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है जिसमें 72% पॉपुलेशन लगी हुई है, तो पहले इसको सिक्योर कर लो, नए रिश्ते बाद में बना लेना। तो पहले इसलिए हमने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे सुप्रीम है, इसी के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ साथ ये रॉ मटेरियल दे रहा। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना, अंग्रेजों ने हमें कमर्शियलाइजेशन समझा दिया कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा बनता है। उसने हमें कैश क्रॉप समझा दी, जैसे कॉटन, जूट, बोला कि इससे पैसा बनेगा। तो ये आएगा कहां से? ये आएगा खेती करने से। अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ाने हैं,
तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो हमने कहा सबसे पहले इसको पक्का कर लो भैया, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल एक बार आ गया ना तो इंडस्ट्री हम बाद में भी लगा लेंगे, पहले रॉ मटेरियल जो है पक्का करिए। तो अंग्रेज हमको एज अ प्रॉब्लम छोड़ के गए थे, हमने उसको अपनी ताकत बना ली। उन्होंने कहा भैया तुम एक्सपोर्टर हो रॉ मटेरियल, कहा हाँ भैया है, तो हम आजाद होते बोला इसी को पक्का करो सबसे, ठीक है। साथ साथ में एक्सपोर्ट का शेयर, जैसा मैंने कहा कि मसालों के तो हम राजा हैं, मसालों के हम राजा है, तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी यूनिट, हमारे मसाले पूरी दुनिया में चलते, तो पहले मसालों को पकड़ लो ताकि दुनिया वाले हमसे बोले भैया नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, बोले यही है भैया, आना तो पहला डॉलर लेकर आ। तो ये काम जो है ये हम कर रहे थे, तो किसान कितना खुश था उस समय। और साथ साथ में भैया ये रेवेन्यू का भी सोर्स था, हमारे किसान अभी भी आजाद हुए थे, तो इनको पता था कि आजादी के बाद पैसा आने वाला है, तो ये सरकार के लिए भी रेवेन्यू का सोर्स था, एक्सपोर्ट होगा तो सरकार को भी पैसा मिलेगा और किसानों को भी पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आखिरी बात करें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी बाजार था, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, इनका मार्केट क्या है, ये किसको बेचेंगे? ये आपको मेरे को तो बेचेंगे नहीं, ये बेचेंगे किसानों को। तो अगर हमें इस सेक्टर को भी बढ़ाना था, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ाना था, तो उसका कस्टमर तैयार करना था, और वो कस्टमर कौन था? वो कस्टमर था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यानी कि ये सारी चीजें सोच के हमारा दिमाग पक्का हो गया भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है। पर पहले एक चीज सोचनी थी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आखिर आज की तारीख में है कहां पर। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना भैया, किसी चीज को अगर बढ़ाना है तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये है कहां। अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं पहले ये देखूंगा कि यार उसको आता कितना है, ताकि जब मैं उसको पढ़ाऊं तो मैं उससे आगे बढ़ाऊं। तो यही काम हमें करना था। हमने इंपॉर्टेंस तो देख रही कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी है, पर जो चीज अब हमें देखनी थी वो ये थी कि अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है कहां, वो भाई कहां पर फंसा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमने देखना शुरू करा, यानी हमारी सरकार ने देखना शुरू करा वो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही थी अभी प्रेजेंटली। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में थी वो है पानी, यानी इरिगेशन फैसिलिटी। अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की सुविधा हमारे किसान भाइयों को नहीं दे रखी, तो यहां पर हमारा जो किसान था वो बारिश पे ही डिपेंडेंट होता था। अगर आपने पिक्चर देखी लगान तो उसमें गाना है बहुत बढ़िया, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाढ़ चलाओ। यानी बिजली नहीं चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो पानी जो बारिश से आएगा सिर्फ उस पे ही डिपेंडेंट। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इरिगेशन। फार्मर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, यानी कि अगर अच्छी रेनफॉल आई तो नाच जाओ, रेनफॉल खराब है, बारिश कम हुई है तो यहां पर होगा सूखा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम नोट डाउन करें, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं होगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे। तो पहली प्रॉब्लम लिख ली भैया, पानी की कमी है। हमारे सरकार ने इसके ऊपर काम किया है, वो अभी अपन देखते हैं, पर पहले प्रॉब्लम लिख। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारी छोटी छोटी, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्ड। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये मान लीजिए राम की जमीन, ये भी राम की जमीन और ये भी राम की जमीन, ये तीन जमीनें राम की हैं पर ये अलग अलग जगह मौजूद। अब क्योंकि ये छोटी छोटी जमीनें हैं और एक मतलब इतनी सी जमीन के ऊपर ट्रैक्टर लगाना पॉसिबल, क्योंकि जमीन छोटी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग जगह जमीन है और वो सारी छोटी 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 है, तो वो किसी भी जमीन पे फुल फ्लेज काम नहीं कर सकता, है ना। द टाइनी लैंड्स होल्डिंग प्रिवेंट द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। एक इंडिविजुअल जगह पे नहीं लग सकता ट्रैक्टर क्योंकि छोटा है, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी जमीन बन जाएगी, ट्रैक्टर काम कर सकता। पर अभी इंडिविजुअल छोटी छोटी होल्डिंग्स पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भैया, सुधार कार्य तो करना ही पड़ेगा। थर्ड जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली वो था हमारे किसान की पैसे के लिए डिपेंडेंसी। देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे आप खेती करो या दुनिया का कोई काम करो, पैसा खून है, बिना पैसे के आदमी एक कदम नहीं रख सकता। हमारी माताजी कहती है घर पे सब कुछ फ्री है, बाहर निकलोगे तो पानी का भी पैसा है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है भैया, किसान कितना भी दिमाग लगा ले पर पैसा हर जगह लगता है।
तो किसान को पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर 4-6 महीने आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिटर्न मिलेगा। तो 4-6 महीने पैसा इन्वेस्ट कहां से करेंगे? तो हमारे किसान जो थे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जैसे कि भैया जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनके पास जाके पैसा लेते। अब वो 2 प्रॉब्लम से जूझते थे। पहली प्रॉब्लम ये है पैसा नहीं चुका पाना, दूसरी प्रॉब्लम ये थी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती थी। तीसरी प्रॉब्लम, यार इस इंटरेस्ट रेट को चुकाने के चक्कर में किसान हमेशा घूमता ही रहता था। विशियस साइकिल बोलते हैं इसको, कि पैसे से ज्यादा उसका ब्याज हो गया। आप सोच के देखो, 2% पर मंथ का ब्याज लेते थे। ये भी मैं कम बता रहा हूं, यानी साल का 24%, वो भी कंपाउंडिंग, मर जाए आदमी, गला कट जाए, इतना इतना भारी ब्याज देना पड़ता, इतना भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वजह से हमारा किसान बड़ी परेशानी में था, उसको मनी लेंडर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। हमारी सरकार ने कहा हाँ भैया, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा अगली प्रॉब्लम अगली प्रॉब्लम जो हमारे किसान भाई के पास थी, वो तो थोड़ा कन्वेंशनल आउट। यार देखो, हमारा किसान जो है ना, वो जमीन से जुड़ा हुआ, उसको लगता था कि हमारी जमीन जो है वो हमारी माँ है। वो अच्छी बात है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये बात सोचकर वो उस पे किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। यानी कि सोच की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमारे किसान के पास। फार्मर स्टिक टू ओल्ड मेथड एंड सी फार्मिंग एज सर्वाइवल नॉट अ बिजनेस। वो इसको जिंदगी जीने का तरीका मानते थे। बोला इससे धंधा नहीं करना है, माँ से बिजनेस करना है, इनसे बस हमें खाने को दे रही है बहुत। ये सोच हमारे किसान की थी, जो अच्छी बात थी, पर विकास के लिए ये सोच खराब है। तो हमारी सरकार ने कहा भैया इस सोच को भी हमें बदलना पड़ेगा, उनको मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सिखाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो अंतिम प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम थी हमारी अनऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। किसान बना तो लेता था, पर बेचेगा कहां पर? भैया हमारे किसान को बनाना आता है, बेचना नहीं आता। उसको खेती करनी आती, बिजनेसमैन वो नहीं है। इसलिए क्या होता था, वो ज्यादा भी प्रोडक्शन कर लेता था तो भी कोई ऐसा मिडिलमैन आ जाता था, वो कहता था भैया बाजार में यही रेट है, 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से मुझे दे जा, यानी 100 किलो 2 रुपए में, 3 रुपए में। अब उसको पता ही नहीं है बाजार में क्या चल रहा है, उसको बार्गेनिंग करना आता ही नहीं है, तो वो क्या करता, ठीक है भैया ले जा यार, तू तो मेरा ही रिश्तेदार है, तू थोड़ा बुरा चाहेगा मेरा। तो इसलिए उसे मजबूरन में सस्ते में बेचना पड़ जाता था। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम थी कि बन तो रहा है, पर बिक अच्छा सा नहीं रहा है, सही जगह नहीं बेच पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमारे किसान की थी। तो फिर हमारी सरकार ने सोचा है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 का बना रहे हैं, इसमें इन सभी प्रॉब्लम्स को तोड़ते हैं। और हमारी सरकार ने इसको तोड़ने के लिए 3 प्रकार के रिफॉर्म निकाले। रिफॉर्म, देखो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। री मतलब वापस, फॉर्म मतलब बनाना। तो रिफॉर्म का मतलब वापस से क्रिएट करना। हमारी सरकार ने 3 प्रकार के रिफॉर्म निकाले हैं, जिनमें पहले प्रकार का रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म, यानी कि जमीन से जुड़े बदलाव। हमारी सरकार ने कहा कि चलिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है तो अलग अलग जगह काम करना पड़े। सबसे पहले जमीन पे काम करना। जमीन पे सरकार ने कैसे काम किया? जमीन पे 4 अलग अलग चीजें सरकार ने बदल। सबसे पहली चीज थी जिसको हमने नाम दिया ए से, उसका नाम था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। आप सभी चैप्टर में जमींदारी सिस्टम को पढ़ा है। क्या है जमींदारी सिस्टम, में याद दिला देता हूं। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें, देखो ये मान लीजिए कि ये है हमारा किसान, जिसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ खेती करनी आती है। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उस समय की सरकार। तो बीच में आ जाता था एक जमींदार, जिसको हम मिडिलमैन बोलते। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी, भैया तू है इस जमीन का मालिक, किसान नहीं। किसान तो कौन है? किराएदार है। किराएदार है, ये तेरे अंडर काम करेगा, और जो भी फसल उगाएगा उस पे तुझे टैक्स लेके किसको देना है? यहां से टैक्स इसके पास और यहां से टैक्स इसके पास जाएगा, जिसको बोलते थे लगा। क्या होता था, ये जो जमींदार है इसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता। इसको तो पता है कि भैया मेरे को शाम को जाना है और 1,000 रुपया इकट्ठा करके लेके लाके दे। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये नहीं देखता था किसान क्या पैदावार हो भी रही है नहीं हो रही है, आउटपुट आया भी है नहीं। भैया टैक्स तो जाएगा, इतना जितना जाना उतना जाएगा, भले ही तू कुछ मत कमा। 100 यूनिट बना रहा है, 1000 बना रहा है, 10,000 बना रहा है, तो भी मुझे इतना दे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसान का विकास नहीं हो, क्योंकि लगान फिक्स थी कि इतनी तो देनी ही देनी है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोडक्शन 0 हुआ, फिर भी उसको लगान देनी पड़ रही। ये था जमींदारी सिस्टम। अब भैया जैसे सरकार आई, सरकार ने कहा इसको हटाओ भाई, ये कौन है भाई, तू कौन मैं खामखा। और जमीन की जो ताकत थी वो सीधे किसान को।
अब किसान तो जमीन से प्यार करता है, तो इसके विकास के लिए सोचेगा, इस जमीन को सुधारने के बारे में सोचेगा और साथ-साथ में अपनी इच्छा से कुछ प्रतिशत ऑफ आउटपुट इन द फॉर्मेट ऑफ टैक्स सरकार को दे भी सकता है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या कहा कि भैया जमींदार को रिमूव कर दीजिए ताकि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना सकें सरकार और फार्मर्स के बीच में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बहुत बढ़िया तरीके से फार्मर खुश हो जाएगा। करीब 200 लाख मतलब 2 लाख फार्मर्स को यहां पर सरकार ने फायदा पहुंचाया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है जी, तो सरकार ने सबसे पहले बोला ये हटाओ, जमींदार को हटाओ, किसान को मालिकाना हक दे दो, अब किसान राजा है। किसान बोला वाह मैं राजा हूं क्या, चलो अब देखो क्या क्या सुधार करना है यार, वो जमींदार कुछ नहीं कर रहा था, मैं करूंगा सारे के सारे सुधार। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट सरकार लेकर आई वो था लैंड सीलिंग। देखिए अभी हमने समझा कि हमारा जो सरकार आई उसका काम था कि सबके पास समान अधिकार हो, इक्विटी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। अब हमारी सरकार ने एक प्रॉब्लम देखी कि भैया जैसे ही कंपनियां गई, यानी कि जैसे ही अंग्रेजों का राज्य खत्म हुआ, वैसे ही जो जमींदार थे वो बन गए किसान। तो बोले भैया हम तो किसान हैं, और क्योंकि वो जमींदार थे तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन, वो खुद खेती नहीं कर रहा था पर जमीन पे अपना हक जमा के बैठ रहा था। इस वजह से छोटे किसानों के पास जमीन नहीं थी, कुछ के पास तो बहुत थोड़ी सी थी और कुछ के पास थी ही नहीं। सरकार ने क्या करा, एक लिमिट, लैंड सीलिंग, सीलिंग मतलब होती छत, कि इससे ऊपर कुछ नहीं। सरकार ने एक लिमिट लगा दी, अलग अलग जगह अलग अलग लिमिट थी, तो सरकार ने बोला कि भैया हम एक लिमिट सेट कर रहे हैं, इस लिमिट से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। आपके पास अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि अगर वो लिमिट है 100 बीघा, तो 100 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। अगर किसी के पास 120 बीघा है तो उसको मजबूरी में जो 20 बीघा है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, और वो 20 बीघा जो होगी वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगी जिसके पास बिल्कुल ये बहुत छोटी सी जमीन है, ताकि जो फार्मिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल हो जाएगा। अ लिमिट वाज सेट ऑन लैंड ओनरशिप, जमीन के मालिकाना हक पे एक लिमिट लगा दी है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन आपके पास है तो वो आपसे ले ली जाएगी और सरकार उसको किसी लैंडलेस फार्मर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये सरकार का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हुआ, जिससे छोटे छोटे फार्मर आगे आए, जिनके पास जमीन नहीं थी उनके पास भी जमीन आ गई। अब उनके पास जमीन आई तो बेहतर खेती करने लग गए, और इसकी वजह से जो फोकट में जमीन लेके बैठे थे ना, उनका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। एक प्रॉब्लम अपन ने देखी थी ये वाले, कि राम की जमीन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और क्योंकि तीनों अलग अलग जगह हैं तो भैया वो खेती तीनों पे ट्रैक्टर अलग अलग नहीं ला सकता। तो सरकार ने कहा इसको हटाते हैं। आपके पास मान लो टोटल जमीन है 20 बीघा, ठीक है, 20 बीघा, कहां पर सर 8 बीघा यहाँ पर है, 8 बीघा यहाँ पर है, मान लो 4 बीघा यहाँ पर, बोले एक काम करो सरेंडर कर दो, हम आपको एक ही जगह 20 बीघा दे देते हैं। ठीक है, पेपर चेंज कर दिए, बोले ठीक है आसपास में देना, तो इकट्ठा एक ही जगह आपको 20 बीघा दे दिए, यानी यहां से इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया आपकी जमीन की ओनरशिप राइट को। अब क्या हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास तीन अलग अलग जगह जमीन थी और तीनों छोटी थी कंपैरेटिवली, तो तीनों पे 3 ट्रैक्टर नहीं लगा सकता था और ट्रैक्टर इतनी एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा था। अब उसको एक ही जगह मिल गई जमीन, तो क्या हुआ, बड़ी जमीन है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अब वो ट्रैक्टर भी लगा पाएगा। तो स्मॉल एंड स्कैटर फार्म को मर्ज कर दिया गया एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए और साथ साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में वो सक्षम हो। देखो सरकार अच्छी चीज लेकर आई थी, खराब नहीं, बहुत बढ़िया चीजें हमारी सरकार लेकर आई थी। अब वो कैसे चली कैसे नहीं चली वो अपन अगले में समझेंगे। इसके अलावा जो सरकार ने काम किया वो था कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या था, कोऑपरेटिव, को मतलब साथ में मिलकर, ऑपरेट करने वाली फार्म। जिसके पास ज्यादा अलग अलग जगह जमीन थी उसको इकट्ठी कर दी, पर जिनके पास है ही छोटी छोटी जमीन उसका क्या करेंगे। तो सरकार ने कहा एक काम करते, ये 3-4 लोग जो हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं आसपास में ही, इन चारों को बिठाया, बोले यार तुम्हारे पास देखो ऐसी ऐसी बराबर सी जमीन है, तो तुम अपनी बीच की फेंसिंग हटा दो, एक बड़ा लैंड बनाओ, इस पर सब मिलके प्रोडक्शन करो, और जो प्रोडक्शन होगा उसको अपने अपने शेयर के हिसाब से बांट लेना। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम आपको अच्छा मार्केट भी देंगे और सस्ते में सब्सिडाइज चीजें भी दे देंगे, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और हमें प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मर कंबाइन देयर लैंड एंड शेयर रिसोर्सेज। अब क्या हुआ, वो लैंड इकट्ठा हो गया और साथ साथ में जो रिसोर्सेज थे वो भी शेयर होने लगे। ट्रैक्टर में सबको अलग अलग नहीं लाना है, अपना अपना टुकड़ा का पैसा जो है दे देना है। बीज खरीदने के लिए अब अलग अलग नहीं जाना, एक ही व्यक्ति जाएगा, अच्छी क्वांटिटी में खरीदेगा, बार्गेन होना बढ़िया हो जाएगा, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और अच्छा आउटपुट लेकर के आए। समझ में आ गया।
चलिए, इसके बाद हमारी सरकार ने जो अगला काम किया, ये तो थे लैंड रिफॉर्म यानी जमीन को लेकर के बदलाव। अगले बदलाव थे, उनको कहते हैं जनरल रिफॉर्म, यानी इधर-उधर की छोटी-मोटी चीजों को सुधार। सरकार ने इधर-उधर की सबसे पहली चीज जो सुधारी, वो थी भैया हमारी इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की सुविधा। हमने पढ़ा था कि भैया पानी हमारे देश में बहुत कम था, मतलब पानी की सुविधा नहीं थी। तो सरकार ने कहा कि भैया ट्यूबवेल खुदवाइए, ठीक है, स्प्रिंकलर का कॉन्सेप्ट चलाइए और ये देखकर काफी बेहतर लगा कि हमारे देश में अब 20-30% के से भी ज्यादा, मतलब 20-30% के आसपास है, खेत ऐसे हैं जिनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है। 2010 का डेटा बता, प्रॉपर मतलब 100% वो बिना रेनफॉल के भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये हमारे देश में अच्छा काम हुआ है। तो हमारी सरकार ने क्या करा, इरिगेशन में पानी देने की सुविधा को बढ़ाने का काम किया। इसके साथ-साथ अगला काम जो हमारी सरकार ने किया वो था 1982 में हुआ, खैर ये काम 1982 में नाबार्ड का गठन। अब नाबार्ड का मतलब क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम सुनिएगा, नेशनल बैंक मतलब पूरे देश में, फॉर एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए, एंड रूरल यानी गांव के विकास के लिए। तो सरकार ने एक ऐसा बैंक खोला जो गांव का और एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करने का लिए आगे काम करेगा। जैसे हमारा आरबीआई ना सारे छोटे छोटे बैंकों का पिताजी, वैसे ये जो नाबार्ड है ये भी सारे छोटे छोटे जो आरआरबी चल रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक चल रहे हैं, उनका पिताजी था। ये एपेक्स बैंक बना, एपेक्स मतलब सुप्रीम बैंक बना, जो पूरी तरीके से पावर होल्डिंग रखेगा और इस सेक्टर में काम करे, इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और गांव के विकास के लिए। इससे क्या हुआ, अब खेती के लिए लोन लेने के लिए किसी बड़े बैंक नहीं जाना है, हमें तो भैया डायरेक्टली इनकी ब्रांचेस के पास आ जाना, नाबार्ड में, आरआरबी में चले जाना है, उनके पास जाना, भैया देखो हमको चाहिए, वो बैठे इसी काम के लिए, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं देंगे, वो किसी बिजनेसमैन को लोन नहीं, वो बोलेंगे भैया गांव का विकास करना है, आ जाओ हम आपको लोन दे रहे हो। जिससे वो जो रेवेन्यू वाली प्रॉब्लम थी ना कि किससे लोन लेना, वो भी सॉर्ट होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ सरकार लेके आई मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की पॉलिसी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके तहत सरकार ने क्या कहा, इसके तहत सरकार ने कहा कि देखो यार, मुझे पता है कि तुमको बेचने में प्रॉब्लम होती है। बोले हाँ भाई प्रॉब्लम तो होती है। तो सरकार ने कहा हम एक दाम फिक्स करते हैं, मान लीजिए 100 केजी गेहूं का दाम मान लो सरकार ने लगाया 300 रुपए। एग्जाम्पल बता कि 100 किलो गेहूं हम 300 रुपए में खरीदेंगे। ये है सरकार के द्वारा दिया हुआ मिनिमम गारंटी। इस गारंटी का मतलब है कि किसान को 100 रुपए किलो, 100 किलो गेहूं के 300 रुपए तो मिलेंगे, सरकार खरीद ले। अगर किसान चाहे तो बाजार में जा सकता है, बाजार में जाए कितने में भी खरीदे, किसान को अगर मान लो 500 रुपए की रेट मिल गई तो उसको बेच, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुझे 300 रुपए से ऊपर कोई नहीं मिलता तो तू वापस आ जा, मैं यानी कि गवर्नमेंट तुझे 300 रुपए देगी। इससे किसान को कॉन्फिडेंस आए कि यार कम से कम मुझे इतने तो मिल ही रहे, तो मैं भागा दौड़ी क्यों करूं, मैं सीधा सरकार के पास जाऊंगा, ले भैया 1000 किलो गेहूं ले ले, 3000 रुपए मुझे वापस दे दे। तो ये काम सरकार ने बहुत बढ़िया किया, एमएसपी शुरू कर दी। इससे किसानों को बेचने के लफड़े से आजादी मिल गई। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बनाई या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई। वही कोऑपरेटिव मतलब साथ में मिलकर ऑपरेट की हुई सोसाइटी। एक ऐसी मार्केटिंग सोसाइटी बनाई जिसमें किसान, सरकार और जितने भी व्यापारी होते हैं, इन तीनों की एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है प्राइसिंग डिसाइड करेगी और फिर उस प्राइसिंग पे बाजार में सामान खरीदा या बेचा जाएगा, जिससे दोनों तीनों पक्षों को फायदा मिले। सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बना दिए, ऐसे मार्केट जिस पर सरकार का कंट्रोल होगा, कौन आएगा, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, ये सब सरकार के अंतर्गत होगा। आप देखते हैं जैसे अपनी मंडी हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ बड़े बड़े बाजार हैं जो कि रेगुलेटेड मार्केट की कैटेगरी में आते हैं। ये सरकार ने बढ़िया काम कर दिया। बेचने की जो सारी प्रॉब्लम थी ना, देखो ये तीन बेचने की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर गए और ये जो नहीं था ये बनाने की प्रॉब्लम को सॉर्ट करें। ये क्या था, जनरल रिफॉर्म यानी कि चलती फिरती प्रॉब्लम को सॉर्ट करने वाले रिफॉर्म। इसके बाद सरकार ने कहा कि यार एक काम करते, अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं, हमारी सरकार लेकर आई ग्रीन रिवॉल्यूशन, द फेमस हरित क्रांति। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है पहले इसको समझिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है शार्प एंड रिमार्केबल राइज, जिसको हम बोलते हैं सडन एंड स्पेक्टेक्युलर इंक्रीज। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सडन एंड स्पेक्टेक्युलर इंक्रीज, यानी कि एकदम से बहुत ही तेजी से
प्रोडक्शन के बढ़ने को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन कोई स्पेसिफिक तारीख से शुरू नहीं माना जाता है, भाई इस तारीख से शुरू, लेट 1960 से माना जाता है। ये एक ऐसा समय है जहां एकदम से प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, दुगुना हो गया, 3 गुना होने लग गया। किनका? हमारे व्हीट का, हमारे राइस का प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ इसके बारे में भी बात करते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने HYV सीड का यूज करना शुरू कर दिया। HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ये ऐसे सीड थे जो थोड़े महंगे आते थे और प्रोडक्शन 2 गुना 3 गुना करते थे। हमारे देश में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, एक ऐसा समय जहां पर प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग गया। किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ने लगी, जिसका मेन हीरो था HYV सीड, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे बीज जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। पर सिर्फ ये हीरो नहीं था, इसके साथ और भी हीरो थे जिस वजह से प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़ा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया भारत में, हरित क्रांति क्यों आई? सबसे पहला रीजन, हम HYV सीड का इस्तेमाल करने लगे, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करने लग गए, प्रोसेस्ड बीजों का इस्तेमाल करने लग गए जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगे, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को हटाया, बोले गोबर से नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर लगाएंगे, पेस्टिसाइड छिड़केंगे ताकि प्रोडक्शन जो है दुगना हो जाए, सेम लैंड पे 2.5 गुना प्रोडक्शन हमारा हो जाए। इसके साथ साथ तीसरी वजह थी पेस्टिसाइड का अच्छा इस्तेमाल करना। पेस्टिसाइड मतलब वो क्या कहते हैं, जो वीड वगैरह होते हैं, मतलब जो कांटे वगैरह होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो हम डालते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए। साथ साथ में हम साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझे थे। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? पहले फार्मिंग 8 मंथ जॉब हुआ करती, 8 महीने किसान काम करेगा, 4 महीने पड़ी रहेगी, अपने आप को रिगेन करेगी, किसान आराम करेगा, और 4 महीने कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, किसान का प्रोडक्शन जीरो है, कमाई भी जीरो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए सोचा गया बोले इसको खत्म करते हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकालते जिससे किसान 12 महीने खेती करे। तो यहां पर आया साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन कि 8 महीने आपने एक चीज की खेती कर ली, अब बाकी 4 महीने कोई दूसरी क्रॉप लगाइए, ऐसी क्रॉप जिससे जमीन को भी नुकसान ना हो और फार्मर को आउटपुट मिल जाए, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज की खेती आप कर सकते। इससे क्या होगा, बाकी 4 महीने किसान फ्री नहीं है, प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो ये साइंटिफिकली हमने देखा कि कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया, और साथ साथ में हम मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का भी इस्तेमाल करने लग गए, मतलब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हम लोग करने लग गए। ये सब करने से प्रोडक्शन बूस्ट मार गया, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या फायदे, मतलब ये प्रोडक्शन बढ़ने से हमें क्या क्या मिला, ये HYV सीड लगाने से, पेस्टिसाइड से, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या क्या फायदा हुआ सर? तो सबसे पहले फायदे की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला फायदा हुआ प्रोडक्शन बढ़ना। हमारा प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया, हमारा प्रोडक्शन डबल, दुगने से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि हमने इन चीजों का इस्तेमाल करा है। इसके साथ साथ सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, हमारी इनकम बढ़ी, क्योंकि देखो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा अच्छे से बेच पाएंगे, भारत देश में भी बेच पाएंगे और बाहर भी बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो हमारे देश की जो कमाई है, इनकम है, वो भी काफी स्पीड से बढ़ने लग गई। कमाई के साथ साथ हमारा मार्केटेबल सरप्लस भी बढ़ने लग गया। तो ये मार्केटेबल सरप्लस का हो गए है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब समझिए, मान लीजिए किसान है जो 100 किलो गेहूं उगा, जिसमें से 80 किलो वो मार्केट में बेचता है और 20 किलो वो खुद रखता है कि खुद के घर वालों के खाने के लिए। अब किसी वजह से प्रोडक्शन 200 किलो हो गया, अब भाई उसको तो 20 का 20 ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा तो मैं भी दुगना खाऊंगा। तो बाकी जो ये एक्स्ट्रा 100 केजी आया वो पूरा का पूरा बाजार में ही चला गया। तो अब मार्केट में जो पहले 80 किलो चल रहा था, अब मार्केट में 180 किलो। तो मार्केटेबल सरप्लस मतलब मार्केट में अवेलेबल सरप्लस, एक्स्ट्रा गेहूं जो उगा है वो पूरा का पूरा बाजार में चला। इससे सबको फायदा होने लगा, हमारे क्या कहते हैं बाजार में खाने, फूड क्रॉप की कमी नहीं रही। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 प्रकार की क्रॉप में आया, एक था चावल और एक था गेहूं, इसलिए आज हमारे पास चावल और गेहूं कोई कमी नहीं है, भर भर के चावल की वैरायटी है। अच्छा, इसका फायदा सिर्फ टॉप लेवल को नहीं हुआ, लोअर लेवल को, मतलब गरीबों को भी इसका फायदा मिला। कैसे मिला? भैया बहुत ज्यादा अनाज उग गया, तो अनाज का तो सिंपल है, पड़े पड़े सड़ जाएगा, या तो खा लो या खत्म कर दो, या तो खा लो या फिर सड़ने दो। तो अब क्योंकि अनाज इतना सारा था, खाने वाले लोग कम हो गए, तो क्या किया गया, सस्ते में बेचना शुरू। तो लो इनकम ग्रुप को फायदा हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें अब थोड़ी
सस्ती होने लग गई, इजिली एक्सेसिबल होने लग गई। इसके साथ साथ फार्मर का आउटलुक, हमने बात की थी, हमारा फार्मर सोच रहा है कि भैया हमारी तो जमीन जो है सर्वाइवल है, सिर्फ उसको क्या कहते हैं जिंदगी जीने का तरीका है। जब डबल प्रोडक्शन हो गया तो कमाई डबल हो गई। तो उसने सोचा यार ये सिर्फ जिंदगी जीना नहीं है, यहाँ से तो पैसा भी आ और वो भी दुगना तीन गुना आ रहा है। तो हमारे फार्मर का नजरिया बदलने की वजह से को और मजा आने लगा और वो अब खेती बाड़ी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। और आखिरी फायदा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब वो सामान जो हमारे गोदामों में रखा रहे। अब भारत देश के पास इतना खाना गोदामों में लगा हुआ है कि अगर आने वाले 2 साल हम खेती जीरो भी करते तो भी हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं मर रहा होगा। ये है बफर स्टॉक। तो हमारे पास फूड ग्रेन का यानी कि खाने के चावल का और गेहूं का बफर स्टॉक रहने लग गया, यानी कि अवेलेबिलिटी रहने लग गया, हमारे गोदाम भरे पड़े हैं चावल और गेहूं। ये फायदा था। पर देखो क्या होता है, हर सिक्के के दो पहलू, एक हेड है तो दूसरा टेल है। अगर फायदा है तो नुकसान भी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे तो सर बहुत सारे थे, नुकसान क्या है? अगर नुकसानों की बात करें तो सबसे पहला नुकसान है, देखो 3-4 ही नुकसान है, ऐसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, पर हाँ पहला नुकसान है कि ये लिमिटेड क्रॉप्स पर ही थी, गेहूं और चावल बस। ये तो वही बात हो गई, सब चावल बन गए गेहूं बन गए, दाल तो उतनी है ना। तो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 2 ही क्रॉप्स में आया, जो HYV सीड वगैरह थे वो सब 2 ही क्रॉप्स के लिए काम करे, गेहूं के लिए और चावल के लिए, बाकी सब में वो काम नहीं करे। तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा पर सिर्फ इन्हीं 2 प्रकार की क्रॉप्स का बढ़ा। और ये जो 2 प्रकार की क्रॉप का मैंने नाम लिया ना, ये हर जगह नहीं उग सकती है और हर कोई इसको नहीं उगा सकता, क्योंकि HYV सीड लाना, बड़े बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये गरीब तो नहीं कर सकता, ये तो अमीर ही कर सकता है। बड़े किसानों को तो इससे फायदा हुआ पर छोटा किसान मर गया, क्योंकि वो ये लाइन वो अभी भी पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके पास अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे, ठीक है। तो ये लार्ज फार्मर्स को ज्यादा फायदा दे गया और छोटे फार्मर्स को कम फायदा दे। और इतना ही नहीं, देखो गेहूं या चावल, चावल क्या होता है? पानी होता है। अगर आपने चावल की खेती देखी हो तो पूरी पानी में डूबी हुई होती। तो यहां पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसने जो 2 क्रॉप्स को फायदा पहुंचाया, डबल प्रोडक्शन किया, तो इसने पानी भी डबल स्पीड कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ग्राउंड वाटर लेवल और बहुत स्पीड से नीचे आने लग गया। जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो आज नहीं तो कल बर्बाद तो होगी। सॉइल डिग्रेडेशन शुरू हो गया, यानी कि जमीन खराब होने लग गई। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल आने लग गया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से पूरी जमीन बंजर पड़ने, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और चौथी और अंतिम प्रॉब्लम की बात करें तो सर ये पूरे देश में नहीं था। अब मैंने कहा कि चावल और गेहूं है, तो चावल कहां उगते हैं? सिर्फ वहां जहां पर पानी बहुत। तो इसका फायदा पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मतलब ऐसे एरियाज को मिला जहां पर पानी की कमी नहीं थी। बाकी कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि क्या भारत देश को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए? नहीं भैया, हाथ जोड़ के माफी, नहीं चाहिए। हमारे पास इतना पानी नहीं है वापस लगाने को, और इतना ऑलरेडी हमारे पास गेहूं चावल बहुत सारे पड़े हैं, और क्या चावल की रोटी और चावल खा जाएंगे, रोटी से चावल ही खा लेंगे कच्चे। तो हमारे पास गेहूं चावल ऑलरेडी बहुत है और हमारे पास पानी की कमी है, तो वापस से अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा पानी ये खेतों में ही यूज आ जाएगा। समझ गए? तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमने समझ लिया, अच्छी बात है, अच्छा है, बढ़िया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा एक और सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाता, इसलिए हमें इंडस्ट्रीज को भी पकड़ना था। हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था 1956 से लेकर के 61। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज। सर ऐसा क्यों? 5 साल में हमने एग्रीकल्चर पे काम किया और फिर 5 साल बाद बोला अब इंडस्ट्रीज पे काम करते। क्यों करा हमने इंडस्ट्री पे काम? देखिए इसका रीजन, अगर सबसे पहले रीजन की बात करें तो ये थोड़ा स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। भैया बारिश पे डिपेंडेंसी तो है, तो लोग बेरोजगार, मतलब पूरे समय मेहनत करके भी आउटपुट नहीं निकाल पाते। पर अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो लोग लंबे समय तक नौकरी करते हैं, उनको भी पैसा कमाने को मिलता है, प्रोडक्शन भी होता है, तो थोड़ा स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए अच्छा है। दूसरा रीजन था कि ये मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अगर हम काम करेंगे, इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन अपने आप होगा, नई नई टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, साथ साथ हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ने लगेगी,
क्योंकि इंडस्ट्री से प्रोडक्शन बहुत स्पीड में बढ़ता है, तो बेचने के लिए हमारे पास सामान होगा। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ का पोटेंशियल भी। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा मजदूरी लगती है और प्रोडक्शन बहुत कम आता है। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, वहां लोग कम लगते हैं पर प्रोडक्शन ज्यादा आता है। इसलिए आज नहीं तो कल हमें इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट होना ही पड़ रहा होगा। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे अगर हम इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे, और साथ साथ हम जो है जनाब वो एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज कर पाएंगे। अगर इंडस्ट्री पे काम करेंगे तो अच्छे बीज बना पाएंगे, अच्छा मशीनें लगा पाएंगे, जिससे एट द एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो बढ़िया तरीके से चले। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आते आते हमारी सरकार ने सोचा चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम करना शुरू करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है इंपॉर्टेंस देना लग जाता। तो सरकार लग गई भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब बात आई तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या हमारी सरकार इस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम करेगी या फिर इस पे काम किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो भाई ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन सरकार ने सोचा देखो अभी तो हम पैदा हुए, हमारे पास कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा प्राइवेट कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन नहीं है जो पूरे देश का भार उठा। इसलिए ये सोचा गया कि भैया पहले तो सरकार को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगना पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास अभी इतना पैसा नहीं है 1956 के आसपास। आज तो है पर उस समय नहीं था कि भैया वो पूरे देश का भार उठाए। तो प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी, इसलिए गवर्नमेंट को आना जरूरी। उनके पास इंसेंटिव नहीं था, भैया देश तो छोटा है, लोग तो अभी बच्चे हैं, तो अभी तो लोग नहीं खरीद रहे, अभी लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। आज तो सब कुछ खरीदा जा सकता है पर उस समय तो नहीं खरीदा। प्राइवेट को चाहिए प्रॉफिट एंड ग्रोथ, उस समय नहीं मिलेगी, उस समय देश को रोजगार देना था, इसलिए बोला कि नहीं सरकार को इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तीसरा सोशल जस्टिस, भाई अगर प्राइवेट को दे दिया गया तो वो तो प्रॉफिट 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 करेगा और देश का फायदा देश को ही नहीं मिलेगा क्योंकि देश तो गरीब था। तो भैया इस चीज को नहीं हम अफोर्ड कर सकते, इसलिए सरकार को आना चाहिए। और साथ साथ में चौथा रीजन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी बाकी था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे आसपास रोड, डैम, बिल्डिंग, प्राइवेट ये काम नहीं करे, ये तो सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि इन सब में प्रॉफिट नहीं आता है, इन सब में पैसा लगता है, प्रॉफिट बहुत लेट आता है। तो ये काम प्राइवेट उस समय नहीं कर सकता था, इसलिए हमारी सरकार ने सोचा नहीं भैया हमें ही आना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा और हमें ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और सरकार ने 1956 में लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च करा? हमारी सरकार ने लॉन्च कर दिया IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, RESO, रिजोल्यूशन 1956। एक पूरी पॉलिसी बनाई जिसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से बदलने की चाह रखी। बदल नहीं पाए बेचारे, बाद में इसी को हटा दिया, यही बदल गया। पर हाँ, उस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमारी सरकार लेकर, सरकार उस पॉलिसी के अंदर सबसे पहले लेकर आई 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सरकार ने कहा भैया कितने प्रकार की इंडस्ट्रियां हो सकती हैं, उन सारी इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डाल दिया। कैटेगरी नंबर 1 शेड्यूल ए, 17 इंडस्ट्री इस कैटेगरी में डाली। बोले भैया ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम कीजिए जैसे ऑयल हो गया, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, बोले ये प्राइवेट वालों को मत दो। एक तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, प्राइवेट वालों की अभी इतनी क्षमता नहीं। सरकार ने कहा कि ये 17 इंडस्ट्री जो है ये डेडिकेटेडली सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में रहेगी। प्राइवेट सेक्टर न तो ऑयल चला सकता है, प्राइवेट सेक्टर न रेलवे बना सकता है, प्राइवेट सेक्टर न एटॉमिक एनर्जी बना सकता है, प्राइवेट सेक्टर ना ही डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएगा, नहीं प्राइवेट ने। ये 17 प्रकार की इंडस्ट्री सरकार ने कहा ये सिर्फ हम चलाएंगे, प्राइवेट नहीं चला। शेड्यूल बी, सेकंड कैटेगरी सरकार ने बनाई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 12 इंडस्ट्रियां डाल दी। इसके अंदर सरकार ने कहा चलो हम भी चलाएंगे आप भी चला, हम भी चलाएंगे आप भी चला। हाँ, डोमिनेंट रोल हमारा होगा, डिसाइड हम करेंगे। स्कूल हो गए भैया हम डिसाइड करेंगे कौन सी पॉलिसी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, तुम चला लो, पर क्या करिकुलम होगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, वो सब हम डिसाइड कर रहे हैं। ये कौन सा था? सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री। ऐसे 12 इंडस्ट्री इस कैटेगरी के अंदर डाली। सरकार ने बोला चलो तीसरी बाकी जितने भी हैं, प्लास्टिक हो गया, रबड़ वबड़ हो गया, ये तुम खोल लो यार अपनी इच्छा से चला लो। ये बोला गया भाई हम नहीं खोलेंगे तुम खोल लो। प्राइवेट सेक्टर को बोला सारी बाकी जितनी भी बच गई 29 के अलावा ये सब आपके हाथ, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जैसे चलाना है जितना चलाना है, जो प्राइसिंग रखनी रख लो, कर लो, तुम अपने हिसाब से जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सरकार ने बना दिया ये 3 टायर सिस्टम जिसमें 3 प्रकार की इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कर दिया।
इसके अलावा सरकार ने आईपीआर के तहत एक काम और करा। कौन सा काम करा? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खोली। सरकार को एक बात पता थी कि भैया देश जो है ये अभी बन रहा है, तो नए नवेले बच्चे को अगर गलत रास्ते पे भेज दिया जाए तो उसका पूरा जीवन हो जाए। सरकार ने कहा देश के साथ हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इट्स बेटर कि हम गवर्नमेंट कंट्रोल में सब चीजों को रखें। सरकार ने कहा कि भैया इंडस्ट्री के लिए आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब भी आपको इंडस्ट्री नहीं खोलनी है, सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब भी उसको बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, नई मशीनें लगानी है, तो भी अप्रूवल लगेगा। नए-नए ऑपरेशन करने और डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो भी अप्रूवल लगेगा। कोई भी इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकती है बिना हमारे अप्रूवल के। सरकार ने अच्छा सोचा है। पर सरकारी अप्रूवल ही नहीं मिलने लोगों को। देश छोड़ो भागे सारे के सारे। बोले कहाँ लाइनों में लगना है, मेरे को नई मशीन लगानी है, लाइनों में लगवा रहे हैं। सरकार ने कहा कि भैया लाइसेंसिंग लगेगी हर जगह। जो कॉन्सेप्ट अच्छा था पर ढंग से नहीं चला, सरकार ने इसको आगे जाके बंद कर दिया। चलिए तीसरे की बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो सरकार ने खोली वो था इंडस्ट्रियल कंसेशन। सरकार ने कहा यार प्राइवेट को कुछ ना कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। वो क्यों खोलेगा? वो बोलेगा मैं तो देश से बाहर जा रहा हूँ। तो सरकार ने कहा कि देखो भाई, अगर आप गांव में जाके इंडस्ट्री लगाते हो, बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाते हो, तो हम आपको टैक्स में थोड़ी छूट दे देंगे। ठीक है, पावर जो बिजली है वो भी अच्छी रेट, सब्सिडाइज रेट में दे देंगे। आपके लिए लेबर लॉ को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर देंगे। ये सारा काम हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस हमारे यहाँ आके क्या करो, इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दो। समझ में आ गया सब? इस सरकार ने आईपीआर बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1950। उम्मीद थी सरकार की अच्छा चलेगा पर ज्यादा चला नहीं है, सब बदल दिया सरकार ने। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भारत देश आन बान शान और हमारा सम्मान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं भी खुल सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली उन इंडस्ट्री को कहा जाता है जो 5 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में खुल सकती थी इन द ईयर 1956 no 1951। आज क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, तो आज अगर आप 5 करोड़ से छोटी इंडस्ट्री खोलते हो तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती है। आज भारत में सबसे ज्यादा रोजगार ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही दे रही है। बेसिक रोजगार यही इंडस्ट्री प्रोवाइड करा रही है भैया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री हर जगह नहीं खुल सकती। छोटी इंडस्ट्री तो भैया मैं अपने घर में 2 मशीन लगा के चालू कर दूं। मैं गांव-गांव में छोटी फैक्ट्री खोल सकता हूं, गांव-गांव में छोटी-छोटी फैक्ट्रियां खोल सकता हूं। ठीक है, तो छोटी फैक्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत देश की आन बान शान बनी। क्यों बनी भैया? बहुत सारे रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन कि सर ये जो है ये लेबर इंटेंसिव होता है। 2-4 मशीनें लगानी है, बाकी तो लेबर के थ्रू काम होगा पूरा का। ये लेबर इंटेंसिव है तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे रही है, तो भारत देश के विकास में अच्छा खासा योगदान दे रही है। दूसरा रीजन, सर ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ बनाती है। ये कहीं भी लग जाती है। बड़ी इंडस्ट्री को तो सब देखना पड़ता है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, आउटपुट को बेचेंगे कहां पर, कितनी दूरी पड़ रही है, ये रॉ मटेरियल मतलब ये सभी चीजें देखनी पड़ती हैं। पर छोटी इंडस्ट्री को क्या भैया, 4 लोग मिले बोले यार एक कमरा है इसी में 4 यूनिट डाल और चलो बनाना शुरू कर दो। तो ये रीजनल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में खुलने की क्षमता रखती हैं, इसलिए ये रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। इसके साथ-साथ सर ये जो है इक्विटी को भी प्रमोट करती है। ये क्या है? इक्विटी को भी प्रमोट करती है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रमोट करती है। बड़ी इंडस्ट्री 8-10 लोग खोल सकते हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले। छोटी इंडस्ट्री तो मैं भी खोल सकता हूँ, कम पैसे वाले लोग खोल सकते हैं, तू भी खोल सकता है, मैं भी खोल सकता हूँ, हर व्यक्ति खोल सकता है। तो भैया छोटे-छोटे लोग जो हैं, जो भारत की मेजॉरिटी है, वो ये इंडस्ट्री खोल सकती है, जिससे उनकी कमाई जो है बढ़ जाएगी। और इसके साथ-साथ ये जो इंडस्ट्री है, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल। इमेजिन करो कि एक बड़ी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, बड़ी फैक्ट्री है जिसको जो वो बनाती है फर्नीचर। अब आपको क्या लगता है कि वो लकड़ी काटने खुद जाते हो? वो क्या करते हैं भैया, उस एरिया के आसपास की कोई छोटी इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, छोटी फैक्ट्री को पकड़ते हैं, भैया देखो तुम हमको लकड़ी सप्लाई कर दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तुम्हारा भी धंधा चल रहा है और तुम्हारे से हमारा भी धंधा। तो ये जो छोटी इंडस्ट्री है, ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए एज अ रॉ मटेरियल। आज आप देखो कई तो ऐसी इंडस्ट्रियां होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, भाई वो प्रोडक्ट बनाती नहीं है, तो बोलती है तुम लोग बना दो और उस पर हमारा चिप्पा चिपका देना और हमें दे देना, हम तो बस बेचने का काम करें। आज बड़ी-बड़ी कंपनियां ऐसी ही काम कर रही हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत देश की आन बान शान है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस सरकार ने 1950 तक समझ ली थी और सरकार ने इनको प्रमोट करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करा।
क्या बदलाव करा इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी सरकार ने कहा कि हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो अच्छी बात है, पर हम उसको कम करेंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत देश में बनने वाली चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट हटा दो, बाहर से सामान मत मंगाओ, घर में ही सामान बना दो, बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में ही खाना बनाना है। इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, आज इसको आप मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं कि बाहर से मत लाओ, भारत में बना दो भैया सब। उस समय सरकार लेके आई थी, हाँ ये नया नया नहीं आया मेक इन इंडिया, तभी का चल रहा है भैया, अभी तो नाम बदल के आया है बस। इसको तब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। इसका मेन फोकस क्या था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट नहीं किया जाए। पर क्या है, उस समय हम छोटे थे, हम डिपेंडेंट नहीं रहे, ये अच्छा काम नहीं। बड़े हो जाए, आज की तारीख में ये चीज पॉसिबल है, पर उस समय पॉसिबल नहीं थी, सरकार नहीं समझ पाई। इरादे उनके अच्छे थे, पॉलिसी उनकी बेहतर थी, पर उस समय भारत देश तैयार नहीं था। खैर, सरकार ने इनवर्ड लुकिंग के लिए या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए दो प्रकार के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था टैरिफ, यानी कि टैक्स लगा। सरकार ने कहा कि भैया हम इंपोर्टेड गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे। बाहर का कोई मैन्युफैक्चरर है जो भारत में अपना सामान बेचना चाह रहा है, बेच दे। 100 रुपए की चीज पे 200 का टैक्स है, 300 में बेच। अब भारत में अगर 200 में भी बन रही, दुगनी रेट पे ही बन रही, कोई दिक्कत नहीं, सस्ती पड़ेगी। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि बाहर से आने वाले सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और भारत में बनने वाले सामान पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। मतलब किसी पर छोटा मोटा टैक्स लगेगा, बाकी टैक्स नहीं लगा। इससे भारत में बनने वाला सामान सस्ता प्रतीत हो रहा है और बाहर से आने वाला सामान महंगा हो रहा है। इसके साथ साथ आप बाहर से कितना सामान मंगा सकते हो, इसकी भी लिमिट को सेट कर दिया गया। जैसे भारत के अंदर मान लो 400 करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं हो, कोटा बना दी, मतलब गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी कि कितनी क्वांटिटी या कितनी वैल्यू के गुड जो है आप इंपोर्ट कर सकते। अब क्या हुआ, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स हो गई, तो हम जैसा होता है ना कि भाई बजट आपके पास फिक्स है, तो फिर हम सोचते हैं ये करना जरूरी है या जरूरी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट हुआ, जब कोटा फिक्स हो गया तो इंपोर्ट करने के लिए किस चीज का इंपोर्ट करना है, किस चीज का नहीं करना है, ये इसकी परमिशन जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक तरीके से मिलने लगी। इससे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो गए। और क्या ये पॉलिसी खराब थी? उस समय थी शायद, और इसी की वजह से हमें 1991 में सब कुछ बदलना पड़ा। खैर, वो हम अगले चैप्टर में कभी और पढ़ेंगे। आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। चैप्टर बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा था। मैंने कोशिश करी है कि इसको 1 घंटे में आपको समझा दिया जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। जिन लोगों ने अब तक हेल्प बुक नहीं ली है, ईगो में मत रहिए बालकों, जाके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। और ये मैं नहीं, आप ही के क्लासमेट्स कह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने ली है ना, उनको मजा भी आ रहा है पढ़ने में और साथ साथ में नंबर भी उनके बढ़ रहे हैं। तो गो एंड टेक इट राइट अवे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।